आज अपना टॉपिक है क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। अब देखो, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम की अगर बात कर लें तो इसे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्षेत्रवाद क्या होता है, तभी उसके दुष्परिणाम अच्छे ढंग से क्या होंगे, याद होंगे। तो क्षेत्रवाद की बात करें तो हमें अच्छे से पता है कि क्षेत्रवाद जो विचारधारा है वो किसी एक क्षेत्र विशेष को ज़्यादा महत्व देती है, उसकी तुलना में अन्य क्षेत्रों को कम महत्व दिया जाता है। तो ऐसी विचारधारा जो है उसके कौन कौन से बुरे परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्षेत्रवाद की जो विचारधारा होगी उससे क्या होगा, देश की अखंडता को क्या मिलेगी, चुनौती मिलेगी। कि देखो, क्षेत्रवाद जो है वो हमारी देश की जो एकता है और एकता के साथ अखंडता जो है उसे नुकसान पहुंचाता है। तो क्षेत्रवाद की विचारधारा एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। वो कैसे? तो क्षेत्रवाद से क्या होगा, पृथकतावाद की भावना पनपने लग जाती है। कौन से विचार शुरू हो जाते हैं? पृथकतावादी विचार या पृथकतावाद की विचारधारा पनपने लग जाती है। पृथकतावाद क्या है कि आप, जैसे हम भारत देश की बात कर लें, जैसे मान लो ये भारत अपना, इस भारत की बात करें तो ये अपना जैसे राजस्थान है, तो इस राजस्थान के क्षेत्र में हम रहते हैं। अगर हम इसे ज़्यादा महत्व देंगे तो हम, जाहिर सी बात है कि अन्य क्षेत्रों को कम महत्व देंगे, और ऐसे जो विचार होंगे वो कैसे हो गए, पृथकतावादी विचार हो गए कि हम अन्य क्षेत्र से अपने आप को अलग कर लेंगे, और ऐसी विचारधारा जो होगी वो देश की एकता और अखंडता को क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। साथ ही संघ सरकार जो भी कार्य करती है, केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है, उस कानून से भी हमारा क्या हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। ठीक है। तो क्षेत्रवाद का पहला दुष्परिणाम ये होगा कि हमारी जो एकता और अखंडता है, ठीक है, उसके टूटने का डर रहेगा, उस अखंडता को क्या मिलेगी, चुनौती मिलेगी। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो इसमें आता है नए राज्यों की मांग। अब देखो, क्षेत्रवाद की जो विचारधारा है वो नए नए राज्यों की मांग इसमें की जाती है। ठीक है। जैसे हम किसी क्षेत्र विशेष को, ठीक है, जैसे मान लो एक देश है, इस देश में हम किसी एक हिस्से को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि इस क्षेत्र विशेष के लोगों का ही भला हो, इसके लिए हम नए राज्य की क्या करेंगे, मांग। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस क्षेत्र के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, भला हो। तो अपने हितों को ज़्यादा महत्व मिले, इसके लिए नए राज्यों की मांग कब की जाएगी, जब क्षेत्रवाद की भावना शुरू होगी। और क्षेत्रवाद की भावना जो है वो हमें अपने अन्य राज्यों की तुलना में अपने राज्य को या अपने क्षेत्र को ज़्यादा अधिकार दिलाने की बात की जाएगी। ठीक है। जो एक प्रकार से नए राज्य की भी क्या की जाएगी, मांग की जाएगी। तो नए राज्यों की मांग होगी किसके माध्यम से, क्षेत्रवाद के माध्यम से। अगले बिंदु की हम अगर बात करें तो आता है क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतिक दलों का प्राबल्य। क्षेत्रीय राजनीति, ठीक है, कि क्षेत्र विशेष की क्या होगी, राजनीति। अब देखो, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष के क्या होंगे, मुद्दे, और राजनीतिक दलों का प्राबल्य। उन क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर, जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे किसी क्षेत्र विशेष के, उन मुद्दों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनने लगती हैं। क्या बनने लग जाते हैं, राजनीतिक दल। तो पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होने लग जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी इसलिए अस्तित्व में आती हैं ताकि ये क्षेत्रीय मुद्दों को ऊपर उठाकर जनता को अपने पक्ष में करके अधिक से अधिक क्या प्राप्त करें, वोट प्राप्त कर कर राजनीति में आने का प्रयास करती हैं।
तो क्षेत्रीय राजनीति या क्षेत्रीय मुद्दों के कारण राजनीतिक दलों का क्या होता है, निर्माण होता है, और उनका उद्देश्य होता है कि वो सत्ता में आने चाहते हैं, और इसके लिए आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन्हें वो हाईलाइट करेंगे, ठीक है, सरकार के सामने रखेंगे, और उससे जनता को अपने पक्ष में करके अगले चुनाव में वो वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता में बनने का प्रयास करेंगे। तो क्षेत्रीय राजनीति में राजनीतिक दलों का प्राबल्य इसमें होता है। अगली अगर हम बात करें तो भूमिपुत्र की अवधारणा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भूमिपुत्र की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकता है, या अन्य कोई बिंदु पूछे तो उसमें आएगा क्षेत्रवाद। भूमिपुत्र की अवधारणा, भूमिपुत्र की अवधारणा क्या होता है, जैसे हम भारत देश की बात कर लें कि भारत देश की अगर हम बात करें, ठीक है। अब इस भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो भूमिपुत्र की अवधारणा किसे कहते हैं, ये पूरा भारत है, इसमें से मान लो हम राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है, तो हम इस भूमि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस भूमि के हम क्या हैं, पुत्र हैं। तो इसे हम क्या देंगे, अन्य राज्य की जो भूमि है, अन्य राज्य का जो क्षेत्र है, उसकी तुलना में हम इस क्षेत्र को क्या देंगे, ज़्यादा महत्व देंगे, ठीक है। तो महत्व ज़्यादा देंगे, यही विचारधारा कैसी होगी, भूमिपुत्र की अवधारणा। और ये विचारधारा संकीर्ण सोच पर आधारित होती है कि यहाँ पर हम अपने आप को भारतीय न मान करके राजस्थानी मानेंगे, और राजस्थानी मानने से क्या होगा, विचार हमारे संकीर्ण हो जाएंगे, और ऐसे विचारों से क्या होगा, जो देश की एकता है, अखंडता है, उसको क्या पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। तो भूमिपुत्र की अवधारणा, हम जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं उसी के भलाई के लिए कार्य करने लग जाते हैं, उसी के भलाई का सोचते हैं, ये भूमिपुत्र की अवधारणा को उत्पन्न करता है। फिर बात करें स्वयंभू नेताओं का उदय। स्वयंभू नेताओं का उदय, ठीक है, तो नए नए राजनेता अस्तित्व में आते हैं, तो नए नए राजनेता, ठीक है, इनका क्या होता है, उदय होता है, ये अस्तित्व में आते हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है कि उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसे वो ऊपर उठा करके, ठीक है, अपने आप को जनता के बीच में पॉपुलर कर लें, प्रसिद्ध कर लें, ताकि वो सत्ता में बन सके। तो स्वयंभू नेताओं का उदय होने लग जाता है क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, ठीक है। तो नए नए राजनेता उभर करके सामने आते हैं, और वो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वो लोकप्रिय हो जाएं, और फिर उसका फ़ायदा उन्हें चुनावी या भावी चुनाव में मिले। तो स्वयंभू नेताओं का उदय भी क्षेत्रवाद के माध्यम से ही होता है। फिर हम बात कर लें राष्ट्रीय कानूनों व आदेशों को चुनौती, कि क्षेत्रवाद के कारण क्या होने लग जाता है कि देश के जो कानून हैं, राष्ट्रीय कानून का मतलब होता है किसके कानून, देश के कानून, कि केंद्र सरकार जो कानून बनाती है उन कानूनों का हम विरोध करने लग जाते हैं, उस कानूनों को हम मानते नहीं हैं, उन्हें हम क्या देने लग जाते हैं, चुनौती देने लग जाते हैं। और ऐसा कब होता है, जब क्षेत्रवाद की भावना पनपने लग जाती है। तो देश स्तर के जो कानून हैं, जो आदेश हैं, उन आदेशों का हम पालन नहीं करते हैं, उनका हम विरोध करने लग जाते हैं, और ये देश के लिए सही नहीं है। तो क्षेत्रवाद का एक नुकसान ये हो गया। आगे हम बात कर लें तो क्षेत्रवाद का अंतिम बिंदु अगर हम लें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख का क्या होना, खराब होना। कि विश्व स्तर की बात करें, और विश्व स्तर में प्रत्येक देश का क्या हो, सम्मान। और ये सम्मान कब होगा, जब हर देश में क्या बनी रहे, शांति व्यवस्था।
अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में अगर कैसे विचार क्षेत्रवाद वाली भावना पनपने लग जाती है, क्षेत्रवाद जैसे विचार पनपने लग जाते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, जनता या किसी क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे, ठीक है। और सरकार क्या करेगी, उन्हें दबाने का प्रयास करेगी। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर विश्व स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगने लग जाएंगे कि हमने मानव को जो अधिकार मिलते हैं उनका क्या करना शुरू कर दिया, उल्लंघन शुरू कर दिया। तो मानवाधिकार के मुद्दे उठने लग जाते हैं, साथ ही कि लोकतंत्र जो है वो जनता को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देता है, अधिकार देता है। लोकतांत्रिक मूल्य जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और उन लोकतांत्रिक मूल्यों का उद्देश्य होता है कि हम अपनी बात, सरकार का अगर कोई कार्य सही नहीं है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं वो लोकतांत्रिक मूल्य टूटने लग जाते हैं क्योंकि सरकार जनता की मांग पूरा नहीं कर पाती है और सरकार उन्हें दबाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से मानवाधिकार का उल्लंघन होने लग जाता है, लोकतांत्रिक मूल्य टूटने लग जाते हैं और इन सभी कारणों से विश्व स्तर पर जो किसी देश का सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसको वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो देश की साख का खराब होना ये भी एक इसका दुष्परिणाम है। तो आज हमने पढ़ा क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम।